नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं ताज़ा तरीन खबरों के साथ। मुख्यमंत्री संदिग्ध एनजीओ को लेकर हुए सख्त महत्वपूर्ण निर्देश। जितने भी एनजीओ हैं जिन्हें फॉरेन फंडिंग मिलती है उन्हें चिन्हित करें। फंडिंग का वो उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, उनकी जानकारी ज़रूरी है। वैमनस्य फैलाने और समाज को तोड़ने का काम करने वाले, धर्मांतरण करने वाले एनजीओ को मध्य प्रदेश की जगह नहीं है। उन्होंने यहाँ रहने नहीं देंगे। समाज को तोड़ने में कई एनजीओ का भी हाथ है, उनकी सूची तैयार होनी चाहिए। लंबे समय के बाद आज हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अब इस कॉन्फ्रेंस ने धीरे धीरे सुशासन के लिए व्यवस्थागत रूप धारण कर लिया है। हमारा तय एजेंडा है, उस पर हम लोग चर्चा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले हम कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में विश्लेषण भी करेंगे, जिलों की स्थितियां भी देखेंगे और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब डीजी कॉन्फ्रेंस की थी उसमें अनेकों मुद्दे ऐसे थे जिस पर डिस्कशन करके प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश भी आए हैं, उन पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मैं इतना कहकर ही डीजीपी से कहूँगा कि पुलिस के कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में चर्चा प्रारंभ करें कि ये कलेक्टर, एसपी हो या कमिश्नर, आईजी हो, ये सरकार के प्रतिनिधि हैं अपने अपने यहाँ, विशेषकर जिलों में, और उनके काम पर ही निर्भर है जनता को सुशासन देना और सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना। सरकार के प्रतिनिधि यानी सीधे सीएम के प्रतिनिधि भी हैं, इसलिए उनके हर काम का, अच्छे काम का अच्छा असर होता है, लेकिन अगर कहीं ढिलाई रहती है तो उसका विपरीत असर पड़ता है। इसलिए उस जिम्मेदारी से हम लोग काम करें और एक एक काम के बारे में आज एजेंडा वाइज हम चर्चा करेंगे। बीच में जहाँ जरूरी होगी वहाँ मैं टिप्पणी करूँगा या निर्देश दूंगा। हम लोग कानून व्यवस्था से प्रारंभ करते हैं। भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि बीएल संतोष राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का प्रवास चल रहा है और प्रवास के अवसर पर कई तरह की बैठकें चल रही हैं। उन बैठकों में सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की भी बैठक हुई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा का बयान, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का प्रवास चल रहा है। इस दौरान बैठकें भी चल रही हैं और वह सभी को मार्गदर्शन दे रहे हैं। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर चर्चा और संगठन की ओर से उन योजनाओं को धरातल में उतारने को लेकर चर्चा हो रही है। सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से उतारना और बेहतर तरीके से क्रियान्वयन ठीक तरीके से होना, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। माननीय बीएल संतोष जी हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी का प्रवास चल रहा है और प्रवास के निमित्त कई प्रकार की बैठकें आप सबको ध्यान में ही है। तो उन बैठकों में लगातार हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी हमारे कैबिनेट के सभी मंत्रियों की बैठक हुई है और मुख्य तौर पर केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का और सरकार के जो काम हैं उन कामों का बेहतर क्रियान्वयन और उनको नीचे जमीन पर उतारने में संगठन की भी जो महत्वपूर्ण भूमिका है और संगठन के साथ सरकार का जो बेहतर एक कोऑर्डिनेशन, जो मध्य प्रदेश जिसके लिए बड़ा एक अच्छा काम मध्य प्रदेश के अंदर सरकार और संगठन के समन्वय का जो हुआ है और चल रहा है, उसको और ताकत देना, उसको और गति देना और ऐसे सारे कामों का नीचे जमीन पर क्रियान्वयन करना, इसमें भारतीय जनता पार्टी के संगठन और सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। उसको आगे बढ़ाने के लिए और हम बेहतर काम कैसे करेंगे, इस पर उनका मार्गदर्शन मिला है। अभी हमारी किसान मोर्चे की प्रदेश की वर्किंग कमेटी है, तो एक मोर्चे का काम भी किस प्रकार से चल रहा है। आज ही जिले की कार्य समिति की हमारी बैठक, सीहोर जिले की कार्य समिति की बैठक होगी
तो एक मॉडल तौर पर कार्य समिति की बैठक में जिले के कार्यकर्ताओं से वो चर्चा करेंगे। तो ऐसे महामंत्री जो प्रवास हमारा होता है उसमें माननीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन हम सब कार्यकर्ताओं को, मध्य प्रदेश के लोगों को मिला है और लगातार प्रवास मार्गदर्शन के साथ माननीय संतोष जी का हम सब लोगों का एक अच्छा प्रवास चल रहा है। सर, सत्ता और संगठन में अभी भी समन्वय की कमी नजर आ रही है सर, क्या? उसको लेकर फटकार भी लगाई है। देखिए, मोबाइल नीचे कर दो भाई। मंत्रिमंडल की बैठक, अब ये जो आप लोग जो बातें कहते रहते हैं, ये सब बातें मुझे ऐसा लगता है कि एक ही शब्द है, वो ये है कि जो अच्छा काम सरकार, हमारे मंत्रिमंडल के सभी सम्मानीय सदस्य, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के हमारा संगठन का तंत्र जो मिलकर के बेहतर काम कर रहा है, उस काम को और गति कैसे दी जा सकती है, यही मार्गदर्शन माननीय संतोष जी ने। कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर बड़ा फैसला किया है। मध्य प्रदेश में स्कूल अब 100% क्षमता नहीं बजाय 50% क्षमता के साथ खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए स्कूल खोलने के निर्णय पर अब सवाल भी खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के विंग के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने 50% क्षमता के साथ भी स्कूल खोलने का विरोध किया है। यश भारती ने कहा कि भले ही सरकार 50% क्षमता के साथ स्कूल खोल रही है, लेकिन वह 100% ही रहेगा। जाएंगे, लेकिन 50% बच्चे एक दिन, 50% बच्चे दूसरे दिन जाएंगे। तो ये इस तरीके से पालकों के ऊपर दबाव बना के जिस तरीके की व्यवस्था सरकार दे रही है, ना कोई उसकी तैयारी, ना कोई उसकी कोई योजना, इससे बच्चों की जान को खतरा है, देश के भविष्य को खतरा है। जो हमारा उज्जवल भविष्य है उसको अगर इस तरीके के खतरे में डाला जाएगा तो मुझे लगता है बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। और इसको रोकने के लिए आप प्रेस के माध्यमों से हमने अपील करना चाहते हैं मुख्यमंत्री शिवराज जी से और अन्य लोगों से कि इसको तत्काल रोकें और ऑनलाइन क्लासेस को निरंतर रखने दें। 50% क्षमताओं के साथ में स्कूल अगर खुलेगा तो ना उनका वैक्सीनेशन हुआ है प्रॉपर तरीके से, और जिस तरीके से आदेश जारी करे जा रहे हैं जिनका खुद अपने आप में बड़ा हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है। जैसा भी जारी किया गया कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए, तो विद्यालय में तो 18 साल से कम ही बच्चे जाते हैं। क्या सरकार लोग को लगता है कि 18 साल से बड़े लोग भी स्कूल में जा सकते हैं? क्या उनके लिए कोई नियमावली बनी हुई है? तो जो विद्यालय में है वो 18 साल से कम का ही बच्चा है, और इस तरीके से हास्यास्पद आदेश ना जारी करें। किस तरीके से बच्चे स्कूल में जाएंगे, बसेस की क्या व्यवस्था होगी, वैन की क्या व्यवस्था होगी, ऑटो की किस तरीके से व्यवस्था होगी, स्कूल में कैंटीन की क्या व्यवस्था होगी, शिक्षक किस तरीके से पढ़ाई कराएंगे, इस सब की योजना बनानी चाहिए। अभी हमने हाल ही में देखा था किस तरीके से बच्चों की स्वास्थ्य व्यवस्था है। हमीदिया हॉस्पिटल में एक दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना का अभी तक कोई अता पता नहीं है, उसके लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं करार किया गया। अगर ये वैश्विक बीमारी बड़ा रूप लेती है तो सरकार की क्या तैयारी है? क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था है? क्या आईसीयू बेड की व्यवस्था है? क्या ऑक्सीजन की व्यवस्था है? क्या स्कूल खोलने से जो अगर वैश्विक बीमारी बड़ा रूप लेती है तो सरकार तैयार कर पाएगी उन व्यवस्थाओं को? अगर नहीं कर पाएगी तो फिर क्यों इस तरीके से आदेश जारी कर रही है जिनसे अराजकता फैलने की नौबत आ जाए, पालकों में दहशत फैलने की नौबत आ जाए? तो हमारा यही अनुरोध है कि पहले सरकार तैयारी करे, तैयारी पालकों के सामने प्रस्तुत करे, तब पालक अगर चाहें तो भेजें, अन्यथा ना भेजें। 100% ऑनलाइन क्लासेस निरंतर रहनी चाहिए, और सारे निजी स्कूलों को, स्कूल से संबंधित जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं, चाहे वो कैंटीन हो, वैन संचालक हो या अन्य लोग हों, शैक्षणिक कर्मी हो, सबके लिए एक विशेष पैकेज जारी करते हुए उनको आर्थिक सहायता देनी चाहिए जिससे कि वो व्यवसायीकरण की तरफ ना जाएं। सरकार खुद इन संस्थाओं के माध्यम से व्यवसाय कर रही है। इनको जो संपत्ति कर लिया जाता है वो व्यावसायिक दर पे लिया जाता है, जो बिजली का बिल लिया जाता है वो व्यावसायिक दर पे लिया जाता है। तो सरकार जब इन निजी क्षेत्रों से खुद व्यवसाय कर रही है तो ये पालकों के साथ क्यों व्यवसाय नहीं करेंगे? तो सबसे पहले सरकार को जरूरत है कि इन निजी संस्थानों को सुविधा दे, और उन सुविधाओं के नाम पे पालकों पे किसी तरीके का आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए। शैक्षणिक व्यवस्था जो है वो न्यूनतम दर पे होनी चाहिए, ना कि उच्चतम दर पे होनी चाहिए। पीजी नीट काउंसलिंग में लगातार हो रही देरी को लेकर आज देश भर के जूनियर डॉक्टर ने काम बंद हड़ताल कर दी है। इस दौरान जूनियर डॉक्टर सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही देंगे, जबकि वार्ड, ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर की स्वास्थ्य व्यवस्था जूड़ा के द्वारा प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश के नेता सुभाष चंद्र बोस भी पदस्थ जूनियर डॉक्टर आज काम बंद हड़ताल पर हैं। हम आपको बता दें कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज में 300 से ज़्यादा जूनियर डॉक्टर पदस्थ हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल जूड़ा एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर पंकज सिंह
की माने तो पीजी काउंसलिंग के समय पर ना होने के कारण लगातार मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की कमी हो गई है। फर्स्ट ईयर का बैच अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। मांगे हमारी जायज़ सी हैं, ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नीट पीजी जो काउंसलिंग थी उसको डिले कराया जा रहा है। काउंसलिंग का जो निर्णय जो जिस मांग पे लिया जाया था उसके लिए हम 6 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले शांतिपूर्वक बस सुनते जा रहे थे, पेशेंटली वेट कर रहे थे, बट अभी उन्होंने वापस 1 महीने बाद की डेट दी है। तो इसको लेके जो रेजिडेंट्स है, जो पहले से हम 3 साल के रेजिडेंट्स होते हैं, 3 ईयर का कोर्स रहता है, उसमें फ़र्स्ट ईयर अभी तक आया नहीं है। 6 महीने से हम लोग इंतज़ार ही कर रहे हैं कि फ़र्स्ट ईयर आएगा नहीं। 17 महीने हो गए हैं टोटल लोगों को फर्स्ट ईयर में काम करते हुए, पर अभी तक उनका कोई डिसीजन आया नहीं है। आप हेल्थ केयर सेक्टर को भी देखेंगे तो 1 साल कम काम कर रहा है, तो 2/3 लोग ही हैं जितने काम कर पा रहे हैं। हेल्थ केयर सेक्टर भी अफेक्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके। बाकी पेशेंट को भी उतनी ही कठिनाई और दिक्कतें आ रही हैं इस वजह से। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट से भी यही मांग है कि अपना डिसीजन जो है थोड़ा जल्दी करें। जो 1-1 महीने के आप डेट देते जा रहे हैं वो थोड़ा जल्दी करें और जल्दी से जल्दी निर्णय दें कुछ इस मामले में, कि ताकि अगले काउंसलिंग प्रोसेस हो पाए और रेजिडेंट्स आ पाएँ, ताकि सबका अच्छा हो। लगभग कितने डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं आज से? देखिए, हड़ताल जो शुरू हुई थी ये दिल्ली से शुरू हुई थी। दिल्ली में VMMC सफदरजंग से शुरू हुई थी। वहाँ से MP के सारे कॉलेजेस इसमें ज्वाइन कर लिए हैं। मार्ड में भी 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है। वो उनका भी कल से डिसीजन आया है कि कल से वो भी स्ट्राइक पे जाएंगे। बाकी असम और आगे के मेडिकल कॉलेजेस भी सब इसमें शामिल हुए हैं। तो ये पूरे इंडिया के लोग स्ट्राइक पे हैं। जबलपुर मेडिकल कॉलेज में सारे रेजिडेंट्स जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, और जो SR और कंसल्टेंट हैं वो इसमें आते नहीं है। जो JDA जबलपुर के अंदर आते हैं वो सारे स्ट्राइक पे हैं। नाम बता। डॉक्टर अशुल चावला, वाइस प्रेसिडेंट। राजधानी भोपाल की सूखी सवनिया थाना पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। 72 घंटे की कड़ी मशक्कत और 255 CCTV कैमरों की सहायता से पुलिस ने सूखी सवनिया थाना क्षेत्र स्थित पिपलिया बाज खां में ड्राइवर की चाकू से गोद कर हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। राजधानी के भाजपा नेता राकेश कुकरेजा के ड्राइवर सुनील नामदेव की हत्या बीते दिनों गांव के ही 5 लोगों ने चाकू मारकर की थी। सुनील की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसकी बाइक आगे चल रही थी, आरोपियों की कार से टकरा गई। इस पर उनके बीच बहस हुई। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से वार कर उसकी हत्या कर दी। हाँ, ये 25 तारीख को सुबह एक डेड बॉडी मिली थी जिसकी पहचान सुनील नामदेव निवासी पिपलिया बाज का वहीं स्थानीय गांव सूकी अंतर्गत आता, वहाँ का रहने वाला था। इसके गांव के पास ही डेड बॉडी मिली थी। अंततः किसके द्वारा इसकी हत्या की गई, क्या इस बिंदुओं पर 72 घंटे की जो मेहनत हुई, ईदगाह हिल से लेके काम करके ये लौटा था, 12 टाकी होते हुए सूखी सवनिया पहुँचा। इस पूरे रूट के लगभग 255 कैमरे ट्रैक किए गए। उन कैमरों की तस्दीक और तहकीकात पर एक क्लू मिला जिसमें कार और बाइक साथ साथ जाते देखे 2 कैमरे में। उस कार और बाइक के क्लू के आधार पर ही अंततः वो व्यक्ति, वैसे तो 38 लोगों से पूछताछ हुई थी संदेहियों से, जो इसमें इनकी मिलने वाले थे, दोस्त थे, साथ में काम करने वाले थे। अंततः वो व्यक्ति जो कार और बाइक साथ में चल रहे थे वो मिले। कार टकराने पर से एक्चुअली मृतक की बाइक कार से टकरा गई, जिसमें इनमें कासुनी हुई, जिस पर से कार में सवार आरोपी नीलेंद्र मीणा, जो उसी के गांव का, मृतक के गांव का ही है, उसके द्वारा अपने भाई जो कार चला रहा था शुभम मीणा केस और साथ में 3 दोस्त थे, उन सब के मिलके हमला किया, इस पर मारपीट की और धारादार हथियार से इस पर चोट पहुंचाई, जिससे इनकी मृत्यु हुई थी। अज्ञात ये अंधा कत्ल था। इस ब्लाइंड मर्डर को 5 विशेष टीमों के प्रयास से अंततः ट्रेस कर लिया, आरोपी गण को गिरफ्तार कर लिया। सर, कुल कितने आरोपी थे इसमें टोटल मिला करके नीलेंद्र, उसका भाई और 3 अन्य से 5 आरोपी थे, और 2 लोग साक्ष्य छिपाने वाले हैं जो परिवार वाले थे जिनने इनको साक्ष्य छिपाने में मदद की, उनको भी आरोपी बनाया है। 7 आरोपी बनाए गए। 7 आरोपी इसमें हो, सभी की गिरफ्तारी हुई। हाँ, इसमें से नीलेंद्र, उसके भाई, उस मर्डर में सहयोगी शाहरुख और साथ में बलीम और बबलू की हो गई है, और उसके चाचा है कुबेर, उसकी भी गिरफ्तारी हुई। सर, अंधा कत्ल था, इसके ऊपर DI साहब ने जो है कोई इनाम भी घोषित करा। हाँ, इस पर AD सर के द्वारा 30,000 का इनाम घोषित हुआ था। टीम ने लगातार 72 घंटे बहुत मेहनत की, इसी के परिणाम स्वरूप ये क्लू मिला और क्लू से अंततः ये ट्रेस हुआ।
राजधानी में सूदखोरी से परेशान होकर जोशी फैमिली सुसाइड केस में परिवार के मुखिया संजीव जोशी के बाद सोमवार को उनकी पत्नी अर्चना जोशी की भी मौत हो गई है। उनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था। ऐसे में जोशी फैमिली सुसाइड केस में अब तक सभी सदस्यों की मौत हो चुकी है। एडिशनल एसपी जोन 2 राकेश सिंह भदौरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने अटेम्प्ट टू सुसाइड का केस पंजीबृत कर मामले में जोशी परिवार को परेशान करने वाली 2 बहनों के साथ एक मां बेटी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जहर खुराना नहीं बल्कि ये तो अटेम्प्ट टू सुसाइड का मामला था, जिसमें अवेटमेंट टू सुसाइड का केस रजिस्टर्ड हुआ। 4 महिलाएं जिनसे इनने पैसा लिया था वो इनको फिर प्रताड़ित करने लगी। इसी बात पर से परिवार संजीव जोशी और उनके परिवार ने पॉइजनिंग की थी। सर उसके बाद पूरे परिवार को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। हाँ, आरोपी 4 महिलाएं जिसमें 2 सगी बहनें हैं, एक माँ बेटी है, 4 को गिरफ्तार कर लिया। सर बैक टू बैक उन लोगों की मौत हुई है, तो उनके जो अंतिम संस्कार वगैरह वो किन्ने किया? परिजन उनके आए थे? उनके परिजन रिश्तेदार थे, उनके द्वारा किए। अमेरिका में भोपाल आए रिचा ने यहाँ के पर्यावरण को बताया हानिकारक। कहा कि अमेरिका की तर्ज पर यहाँ भी दिवाली पर पटाखे इतने नहीं चलाने चाहिए, इससे पर्यावरण को खतरा है। जैसे यहाँ दीपावली पर हर जगह पटाखे जलाए जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है। अमेरिका में एक जगह होती है जहाँ सिर्फ पटाखे जलाए जाते हैं। इस समय जो हमारे यहाँ ये आई हुई हैं रिचा दुबे जी, और इनसे हम जानते हैं ये अमेरिका से आए हैं। बेटी बेटी की नंद है ये, और उनके मिस्टर यहाँ आए हुए हैं अमेरिका शहर से, और यहाँ पर अभी इन्हें आए हुए मात्र 7-8 दिन हुए हैं। अभी जानते हैं कि वहाँ अमेरिका में और भारत में आपको प्रदूषण में क्या क्या चीज़ें ऐसी लगती हैं जो यहाँ है और वहाँ नहीं है, और वहाँ जो हो रहा है वो यहाँ नहीं है, जानते हैं। रिचा जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने देश के लोगों से? यहाँ पे मुझे हवा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन तो लग रहा है। हमें आते से यहाँ पे गले में भी बहुत ज़्यादा अटक रहा है, मतलब सांस ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि स्मोक है हवा में बहुत ज़्यादा। वहाँ पर ऐसा नहीं है जी जी। तो थोड़ा और मतलब हर जगह ऐसा लग रहा है कोहरा जैसा छाया हुआ है, धूल छाई हुई है। जी जी। तो मतलब पेड़ों पर और सड़कों पे सब धूल की परत जैसी, जो वहाँ पे नहीं होती। अच्छा, अमेरिका में जैसे दीपावली के समय दीपावली जरूर मनाते हैं हमारे सभी हिंदू लोग, और इसको लेकर वहाँ पर क्या घर घर में ऐसे पटाखे चलाए जाते हैं? वहाँ पे सिर्फ जो मंदिर होता है उसका एक ग्राउंड में लाइसेंस मिलता है, सिर्फ वहाँ पे फटाके चलाते हैं। आप ऐसे हर घर में फटाके नहीं चला सकते, ना हवन कर सकते हो, वहाँ पर अलाउड नहीं होता ऐसा स्मोक करना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात कही है कि यहाँ पर एक जगह निश्चित की गई है, इससे वहाँ पे पर्यावरण का बड़ा ध्यान रखते हुए ये चीज़ें होती हैं। और बता रही थी अभी मेरे को कि अगर घर में भी कोई किचन से ज़्यादा धुआं निकल जाए तो पुलिस आ जाती है, और एक अलार्म लगा रहता है। ऐसी चीज़ सही बात है? हाँ, ये सही बात है। हर घर में कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म लगा रहता है, स्मोक अलार्म लगा रहता है। तो आपके घर में अगर बहुत धुआं उठ गया तो पुलिस या फायर ब्रिगेड ये सब आ जाते हैं इमीडिएटली, क्योंकि आप वहाँ पे घर पे ज़्यादा धुआं नहीं कर सकते। तो आप तो अमेरिका की निवासी हो गई हैं, तो भारत में भी चाहेंगी आपके ऐसा यहाँ पर भी अच्छा रहे? क्योंकि हवा में जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण सबको हेल्थ इश्यूज तो हो ही रहे हैं, तो होना चाहिए ये। अमेरिका में कौन से शहर से हैं आप? सियाटल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों से अपील करूंगा, रिचा जी ने जो बताया है सभी लोग माने, और हम लोग भी पर्यावरण को बचाने के लिए जो अच्छी पहल कर रहे हैं उसे करेंगे। धन्यवाद रिचा जी, आपका और सिद्धार्थ जी का। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री ने सभी ऑक्सीजन प्लांटों को सही रूप से चलाने के निर्देश दिए हैं, और हमारी पूरी स्वास्थ्य विभाग की टीम लगी हुई है कि हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कल मीटिंग हुई थी, और सभी जगह हम लोगों ने पूरा अलर्ट रूप में है हम लोग, और स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को भी सभी को हम लोगों ने चुस्त पूरी कर रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट हैं उनकी भी पूरी ट्रायल कर रहे हैं, जिससे चालू स्थिति में रहे, और टेस्टिंग की भी कैपेसिटी, टेस्ट करने की कैपेसिटी भी और बढ़ा रहे हैं। अधिक से अधिक हम लोग टेस्ट करें, और वैक्सीनेशन भी हम लोग जो लोग छूट गए हैं उनको वैक्सीनेट करें। नहीं, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो स्कूल में जो खोल रहे थे उनको 50% की कैपेसिटी से वो स्कूल खुलेंगे, और ऑनलाइन क्लास भी उनकी लगेंगी, और टेस्ट भी हम लोग कर रहे हैं, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन सबको भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, आइडेंटिफाइड कर रहे हैं।
सभी लोगों को मास्क लगाकर रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन है, प्रोटोकॉल का जो है सब लोगों को पालन करना है। विदेश से एक महिला आई है जबलपुर, तो वहाँ से गायब। अभी कोई मध्य प्रदेश में कोई केस नहीं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।